Hello everyone, this is CA Prajakta Monge. Now, as we are preparing for our November 22 examination, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि हमको जो आरटीपी प्रोवाइड करी है इंस्टीट्यूट ने नवंबर 22 की, उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा। फर्स्ट आई वुड सजेस्ट आप लोग एक बार इनको खुद से ट्राई करके देखें एंड फिर कहीं पर भी आपको दिक्कत आती है तो यू कैन व्यू द वीडियो और यू कैन डिस्कस द डाउट्स विद मी। चलिए, सबसे पहली चीज हमेशा ये ध्यान रखना होता है, अगर आप लोग के सबके पास अपडेटेड मॉड्यूल्स हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर किसी के पास पुरानी बुक्स हैं, पुरानी मॉड्यूल्स हैं, तो फर्स्ट मेक श्योर कि हमारे पास जो बुक्स हैं वो वाली हो जो कि हमारे अटेम्प्ट के लिए रेलेवेंट है। तो हम जिस अटेम्प्ट के हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें कौन सी बुक्स एप्लीकेबल रहेंगी ये अपन अभी सबसे पहले देख लेते हैं, दैट व्हिच मॉड्यूल्स आर रेलेवेंट एंड अपडेटेड मॉड्यूल्स वगैरह हमारी क्या रहेंगी। एज पर फाइनेंस एक्ट 21 हम लोग पेपर देने वाले हैं, असेसमेंट ईयर 22-23। सो ऑल द सिग्निफिकेंट नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स एक्सेट्रा इशूड अप टू 30th of April। हमेशा अपने अटेम्प्ट से 6 महीना पहले का जितना भी पोर्शन होता है वो हमारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट होता है। तो मतलब हम जिस अटेम्प्ट में बैठ रहे हैं उससे 6 महीना पहले तक के सारे अमेंडमेंट्स हमको कवर करने हैं जो कि ऑलरेडी हमारे इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल्स में डाल रखे हैं। तो 30th of April तक जितना भी अपडेशन हुआ है इनकम टैक्स एक्ट में वो सारा हम लोगों के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट रहेगा। ठीक है, चलिए अब क्या बोला है, द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर इज AY 22-23। The June 21 edition of the study material is based on the provision of income tax law as amended by the Finance Act 2021 and significant notifications up to 15th of June। इसमें ये सब डला हुआ था and hence the same is relevant for November 22 examination। The statutory update containing significant circulars notifications up to 30th of April which are relevant for November 22 but not covered in June 21 edition is web hosted। चलिए, so now this is the material that is applicable for our examinations। अब हम आ जाते हैं हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर, ऑब्जेक्टिव्स पर। सबसे पहला हमको जो केस सिनेरियो दिया है ना, केस सिनेरियो क्वेश्चंस कैसे बनेंगे हमारे कि हमको एक केस दिया हुआ रहेगा जिसमें 3-4 अलग अलग चीजें दी होंगी और उन पर हमें टोटल 3, 4, 5 क्वेश्चंस वो लोग देंगे, है ना। तो उस पूरे पैराग्राफ पे, जैसे हमारे अनसीन पैसेजेस होते थे स्कूल में कि पूरा एक पैराग्राफ है उस पे बेस्ड नीचे 5 क्वेश्चंस है, उस पैटर्न में हमारा एक केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आएगा। तो एग्जामिनेशन में भी जो पहला एमसीक्यू होता है वो काफी बार हमारा केस सिनेरियो बेस्ड ही पूछा जाता है। क्या दिया है देखो, ध्यान से समझते चलेंगे। Hi-Tech Limited, a real estate development company। Whenever you are reading a question, आपको बहुत छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है और कोशिश करना है कि इंपॉर्टेंट चीजें हम हाईलाइट करते जाएं, प्लस हमको उससे रिलेटेड प्रोविजंस हमारे दिमाग में क्लिक होने लगे। वो सब टाइम के साथ होगा बट वो जब होता है तो हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाता है। क्या बोला है, a real estate development company entered into an agreement with Mr. Sakshar, a resident individual, on 25 June 2019, as per which Mr. Sakshar agrees to transfer a plot of land measuring 12 acres in New Delhi to Hi-Tech Limited। Mr. Sakshar purchased such land on 14th of July 2017 for 80,50,000। क्या हो रहा है, मिस्टर साक्षर के पास एक लैंड था जो वो ट्रांसफर कर रहा है किसको, एक रियल एस्टेट कंपनी को। अब रियल एस्टेट कंपनी क्या करेगी उस लैंड पर, बिल्डिंग्स बनाएगी, उस लैंड पर कंस्ट्रक्शन करेगी, है ना। तो Hi-Tech Limited has planned to develop a high-rise society of 250 flats on such land। In consideration, Hi-Tech Limited paid a part consideration of 1 crore to Mr. Sakshar on the date of agreement and would provide 3 flats in the society to him as final settlement। अगर आपको याद आ रहा होगा ये स्पेशल केस था, एक हमारी मॉड्यूल में दिया हुआ है जब हमने सेक्शन 45 में स्कोप एंड चार्जेबिलिटी पढ़ा था कैपिटल गेन में, तो स्पेशल केसेस हमने पढ़े थे। उसमें ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट वाला एक फ्लो चार्ट था, वो मैंने आपको पूरा समझाया था कि अगर सपोज कोई व्यक्ति है जो अपना लैंड किसी लैंड डेवलपर को हैंड ओवर कर रहा है और उसके बदले में
उसको कोई कंस्ट्रक्शन के बदले में, मतलब मैंने मेरी लैंड किसी रियल एस्टेट वाले को दे दी, अब उस पर वो कंस्ट्रक्शन करके मुझे बदले में क्या देगा, तो कुछ कैश दे सकता है, मतलब नगद दे सकता है। कैश मतलब आई डोंट मीन स्पेसिफिकली कैश, बट मतलब मॉनिटरी दे सकता है कंसिडरेशन, और साथ में वो नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन भी दे सकता है। तो इस केस में हम लोगों ने स्कोप एंड ईयर ऑफ चार्जेबिलिटी वाले टॉपिक में पढ़ा था कि देयर इज अ स्पेसिफिक प्रोविजन कि कब इसके ऊपर टैक्सेबिलिटी आएगी, वो पढ़ते हैं, फिर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब मैं आपको वो चीज समझाती जाऊंगी। तो बेसिकली मैं ये बता रही हूँ कि वो वाला केस है जब हमने हमारा लैंड किसी डेवलपर को हैंड ओवर किया और बदले में हमको कैश मतलब नगद या फिर हमारा जो प्लॉट है वो रिसीव होगा। The certificate of completion of society was issued by authority as on 10 अगस्त 2021। अब देखो मेजर डेट्स कौन सी है। सबसे पहले तो हमने प्लॉट परचेज कब किया था, तो प्लॉट परचेज की डेट हमको दे रखी है उन्होंने 14 जुलाई 2017। फिर हमने ये ट्रांसफर कब किया उसको व्यक्ति को, 25 जून 2019 को, है ना, अग्रीमेंट हो गया था 25 जून को, हाँ 25 जून 2019 को, है ना। और फिर उसके बाद हमको कंप्लीशन सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है, मतलब वो जो प्लॉट और फ्लैट और जो भी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है वो डेवलप कब हो गई, 10 अगस्त 2021 के बाद डेवलप हो गई। ऑन सच डेट मतलब कौन सी डेट, 10 अगस्त 2021 को, मतलब जिस दिन ये वो हुआ कंप्लीट हुआ उस दिन वैल्यू ऑफ ईच फ्लैट इन द सोसाइटी, मतलब जितने भी फ्लैट्स थे उनकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू वाज 2 करोड़ 51 लाख, ठीक है, 2 करोड़ 51 लाख रुपए थी उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। Subsequently on 31st of August, अब देखो 31st of August मतलब कंप्लीशन सर्टिफिकेट आने के बाद मिस्टर साक्षर हैड सोल्ड 2 फ्लैट्स इन द सोसाइटी टू मिस्टर केविन फॉर कंसिडरेशन ऑफ 2 करोड़ 70 लाख। मतलब अब यहाँ पर उसने क्या कर दिया, एक्चुअली उसने उस प्रॉपर्टी को बेच दिया। उसने बोला मुझे मिल तो गया है फ्लैट, लेकिन मुझे एक्चुअली स्पेसिफिकली इन फ्लैट्स का कोई मतलब नहीं है, मतलब मुझे कोई इसका यूज नहीं है, 3 फ्लैट्स मिले हैं, तो मैंने क्या कर दिया उसमें से 2 जो है वो मैंने किसी को दे दिए, बेच दिए। कब बेचे हैं, कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद बेचे हैं, फॉर कंसिडरेशन ऑफ 2 करोड़ 70 लाख, 2 करोड़ 70 लाख का हमने क्या दिया, कंसिडरेशन दिया। फिर क्या बोला, ईच वाइल द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू of each flat on such date was 2 crore 98 lakhs। जिस दिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी थी, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22 मिस्टर केविन कौन है अब, जिसने खरीदा है, जिसने बेचा उसका नाम क्या है, साक्षर। ये ऐसी बेसिक चीजें नोट करते जाओ, है ना, पढ़ते पढ़ते तो अपने दिमाग में बैठता जाता है क्वेश्चन। उसने सैलरी इनकम अर्न करी है 30,50,000 की, ठीक है, अच्छी बात है, 30,50,000 की सैलरी इनकम, है ना। चलो आगे बढ़े। आउट ऑफ द प्रोसीड्स रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ लैंड, बेचने के बाद जो प्रोसीड्स मिली, मिस्टर साक्षर हैज परचेज्ड द हाउस ऑन 8 सितंबर 2021। 8 सितंबर को इसने क्या करा, परचेज है, हाउस परचेज किया, है ना। इनकम टैक्स में एग्जेम्पशंस होते हैं कैपिटल गेन में, अगर आप घर बेचते हो, घर खरीद लेते हो, प्लॉट बेचते हो, घर खरीद लेते हो, तो देखते हैं इसमें मिलता है क्या, फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 47 लाख एंड ऑक्यूपाइड फॉर ओन रेसिडेंस। क्या किया उसने, उसको अपने ओन रेसिडेंस के लिए ऑक्यूपाई किया। मिस्टर साक्षर हैज टेकन अ लोन ऑफ 35 लाख फ्रॉम एसबीआई फॉर परचेज ऑफ हाउस which has been sanctioned at the rate 12% per annum interest on 1st of July 2021. It does not own any other residential house on the date of sanction. Mr. Kevin and Sakshar do not opt for 115 BAC. कहानी ये है कि साक्षर के पास लैंड था, उसने हाईटेक को दिया, हाईटेक ने उस पर कंस्ट्रक्शन किया, फिर उसने 3 फ्लैट और वो वापस कर दिए, इसने 3 में से 2 बेच दिए, जिसको बेचे हैं उसकी सैलरी इनकम भी है साथ में, और ये बेच करके जो पैसा आया उससे जो हमारा ये है साक्षर है, इसने एक प्रॉपर्टी खरीदी है जिसका यूज वो खुद के रेसिडेंस के लिए कर रहा है, जिस पर उसने लोन भी लिया हुआ है। क्वेश्चन पूरा समझ में आया? यस मैम। हाँ, मतलब केस, अभी तो क्वेश्चन अपन ने पढ़ाएंगे, केस समझ में आया। अब पहला क्वेश्चन, हमेशा पहले केस समझ लो, कोई इंटरप्रिटेशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई कंक्लूजन निकालने की, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले बस ये करो कि क्वेश्चन के बारे में अब अपने को क्लियर है पूरा। क्वेश्चन पे चलते हैं कि उन्होंने क्या पूछा, है ना।
मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या बोले हैं, देखो 1 to 5 5 क्वेश्चन है। What would be the tax, if any, required to be deducted by Hi-Tech Limited in respect of agreement entered into with Mr. Sakshar? मतलब हमने ये जो लैंड डेवलपमेंट का अग्रीमेंट किया है, इस पर कितने % से और अगर काटना है तो टैक्स की रिक्वायरमेंट आएगी। टीडीएस का ये सेक्शन स्पेसिफिकली याद है कहीं? जब हम किसी के साथ ये वाला अग्रीमेंट करते हैं, मतलब हमारा ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट होता है, तो उसमें एक स्पेसिफिक सेक्शन है, अपन साथ साथ वो पर्टिकुलर सेक्शन भी देख लेंगे शॉर्ट में, तो आप लोग को क्लैरिटी रहेगी। एक सेक्शन है पूरा जिसमें उन्होंने ये बताया है कि अगर हम इस रूट से कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो फिर आपको कितने % से उस पर टैक्स काटना है और क्या उसका प्रोविजन है। पेमेंट अंडर स्पेसिफाइड अग्रीमेंट, जो 45(5)(a) का स्पेसिफाइड अग्रीमेंट होता है, ये बोल रही थी मैं कैपिटल गेन का सेक्शन, कि इसमें कैपिटल गेन कैसे निकलेगा, वो आगे की कहानी है। पहले उन्होंने क्या बोला कि कोई टीडीएस काटने की जवाबदारी है क्या, क्या कहा उन्होंने, कास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू अ रेसिडेंट, रेसिडेंट है ना क्वेश्चन हमने सबसे पहले ही देखा था, एनी सम बाय वे ऑफ कंसिडरेशन नॉट बी कंसिडरेशन इन काइंड, नॉट बी कंसिडरेशन इन काइंड, मतलब उसको दो चीजें मिली है, 1 करोड़ वाला वो कैश मिला है और फ्लैट मिला है, टीडीएस की लायबिलिटी किस पर आएगी, कैश पर। कंसिडरेशन इन काइंड और कंसिडरेशन इन कैश किस पर आएगी, कैश। इन कैश। तो इसको कैश में कितना मिला है, 1 CR। 1 CR, तो उसके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स काटना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 10%। आ रही है बात समझ में? चलो अब आ जाते हैं वापस अपने क्वेश्चंस पर। तो 1 CR का 10% निकालो, 10 lakhs। बोलो 1 करोड़ का 10%, 10 लाख। 10 lakh। 10 लाख। तो ऑप्शन क्या हो गया, मतलब इस ट्रांजेक्शन में जो कंपनी है उसको साक्षर का कितना टैक्स काटना है, 10 लाख। 10 लाख। यहाँ तक क्लियर? यस मैम। यहाँ तक क्लियर? Yes ma'am। चलो, what would be the capital gain in the hands of Mr. साक्षर, मतलब मिस्टर साक्षर के हाथ में कैपिटल गेन क्या आएगा, कब, in respect of the agreement entered into with Hi-Tech Limited and in which year it would be taxable। अब ये जो 45(5)(a) है उसमें इन्होंने बोला कि ये जो लैंड आप दे रहे हो सामने वाले को डेवलपमेंट करने के लिए, तो इस पर्टिकुलर अमाउंट पर आपका कैपिटल गेन कितना आएगा, इस ट्रांजेक्शन पर आपका कैपिटल गेन कितना आएगा। अब थोड़ा सा अपन चले कैपिटल गेन चैप्टर में, तो उसमें हमको अगेन 45(5)(a) के समय पर बताया था कि कैपिटल गेन कौन से ईयर में चार्जेबल टू टैक्स होगा, मतलब हमारा जो कैपिटल गेन है वो कौन से ईयर में उसकी चार्जेबिलिटी टैक्स आएगी, उस पर डिपेंड करेगा कि आपने सर्टिफिकेशन ऑफ कंप्लीशन मिलने से पहले इसको बेच दिया है या सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन के आने के बाद बेचा है। ये फ्लो चार्ट है, मैं ओपन करती हूँ तो आप लोग को क्लैरिटी आएगी, है ना, शायद थोड़ा थोड़ा सा याद भी आ रहा होगा। यस मैम। हाँ है ना। चलो, तो कब आपको देखना होता है कि अगर आपने उस प्रॉपर्टी के कंप्लीट होने से पहले ही अपना शेयर बेच दिया तो फिर आपको उसी साल टैक्स देना पड़ जाता है जिस साल आप क्या करते हो, ट्रांसफर करते हो। मतलब मैंने जिस साल लैंड दिया, अभी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन मुझे अभी ही क्या देना पड़ेगा, उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। हाउएवर अगर कंप्लीशन हो गया उसके बाद मैंने सेल किया तो फिर नॉर्मल जो प्रोविजन है वो लगेंगे। तो क्या बोला है देखो, इज द इंडिविजुअल अचीव ट्रांसफरिंग हिज शेयर आफ्टर द डेट ऑफ इशू ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, क्या वो बाद में ट्रांसफर कर रहा है, बताओ इस केस में सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन कब आया है, देखो डेट बताती हूँ। देखो सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन कब आया है और ये ट्रांसफर कब कर रहा है, बाद में कर रहा है कि पहले कर रहा है कंप्लीट होने के पहले। देखो नहीं नहीं, कौन सी चीज की बात हो रही है, जो शेयर अपने को मिलेगा, जैसे मैंने मेरा लैंड दिया, उसके बदले में उसने उस पर कंस्ट्रक्शन किया और फिर कंस्ट्रक्शन के बाद उसको 3 फ्लैट मिले। अब ये जो फ्लैट है ये वो सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन आने से पहले भी किसी और को ट्रांसफर कर सकता है, बाद में भी कर सकता है,
लेकिन अगर बाद में करेगा तो टैक्सेबिलिटी अलग आएगी और पहले करेगा तो अलग आएगी। तो इस केस में क्या हो रहा है, पहले हो रहा है कि बाद में हो रहा है? बाद में हो रहा है। बाद में, है ना। 10 अगस्त को कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला और आप बेच कब रहे हो? 2 फ्लैट 31 अगस्त को। तो क्योंकि हमारा जो सेल है वो अगले बार है, मतलब सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन के बाद में है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, यहाँ पर आपका जो केस है वो कौन सा हो गया? यस हो गया। मतलब आपकी टैक्सेबिलिटी उस साल नहीं आएगी जिस साल आप एक्चुअली वो लैंड हैंड ओवर कर रहे हो। वो नो डाउट कि वो चीज ट्रांसफर तो है, क्योंकि आपने दिया है, आपने राइट दे दिए डेवलपर को, उस लैंड के ऊपर अब आपका कोई राइट नहीं रहा। क्योंकि आपने राइट ट्रांसफर करे तो आपके ऊपर ट्रांसफर तो अट्रैक्ट होगा, लेकिन स्पेसिफिकली उसको पूरा मैनेजर ऑफ कंप्यूटेशन डिपार्टमेंट ने दिया है और उसको वहां से क्या कर दिया जाएगा? बाहर कर दिया जाएगा। उसका कंप्यूटेशन गेन का इसी बेसिस पर होगा। तो क्या बोला है? यस, कैपिटल गेन टैक्स लायबिलिटी would rise in previous year if certificate of completion for whole or part of the project is issued by the competent authority। तो जब आपका वो आया है सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन, उसी साल आपके ऊपर टैक्सेबिलिटी आएगी। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू टैक्स कितना रहेगा? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू प्लस ऑन द डेट ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन प्लस कैश कंसिडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, टोटल कंसिडरेशन इतना माना जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। चलो 110 वाला प्रोविजन। हाँ बिल्कुल। अब दो अलग अलग बातें देखो, यहाँ पर ध्यान से समझो। दो अलग अलग ट्रांसफर अट्रैक्ट हो रहे हैं। एक ट्रांसफर ये है कि जब साक्षर ने ये लैंड डेवलपर को हैंडओवर किया, ठीक है। और दूसरा ट्रांसफर है जो लैंड देने के बदले इसको जो फ्लैट मिले, इसको जो फ्लैट रिसीव हुए, वो ये किसको बेच रहा है? केविन को। तो साक्षर के हाथ में दो अलग अलग टैक्स लायबिलिटी आएगी। देखो, इट इज एज गुड एज कि मैंने आपको पहले मेरा फोन बेचा, फिर आपने मुझे उसके बदले में गाड़ी दी। तो एक ट्रांसफर तो क्या किया मैंने कि मैंने मेरा फोन बेचा। दूसरा, आपने मुझे उसके बदले में आपकी गाड़ी दी और अब मैं वो गाड़ी बेच रही हूँ। तो मेरे हाथ में ट्रांसफर कितनी बार अट्रैक्ट होगा? 2 बार। 2 बार। सेम चीज यहाँ पर हो रही है। साक्षर को पहले साक्षर ने अपनी लैंड डेवलपर को दी, तो ये एक ट्रांसफर हुआ। अब डेवलपर ने इस पर डेवलपमेंट कर दिया और वो जो बने हुए फ्लैट थे वो आपको क्या कर दिए? वापस कर दिए। तो ये दूसरा ट्रांसफर होगा। कौन सा? जो कंपनी अपने को दे दी वो अपने, इसको उससे कोई मतलब नहीं, वो कंपनी का हेडेक है। लेकिन जो फ्लैट मुझे कंसिडरेशन में मिले वो अगर अब मैं आगे किसी को ट्रांसफर करती हूँ, जैसे इसमें केविन को ट्रांसफर हुए हैं, दैट विल बी अ डिफरेंट ट्रांजैक्शन। तो हमको सबसे पहले तो ये समझना है कि हमको कौन सा क्वेश्चन में कौन सा टैक्स कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। ये वाली बात समझ में आई जो मैंने बोला, दो ट्रांसफर वाली? यस मैम। हाँ, तो इसमें अपने को कौन सा सेल देखना है? देखो, इन विच ईयर इट विल बी चार्जेबल? एंटर्ड इनटू विथ हाईटेक लिमिटेड। मतलब ये कौन सी वाली ट्रांसफर की बात हो रही है? मैंने मेरा लैंड हाईटेक लिमिटेड को दिया है कि आप इससे क्या करो? प्लॉट डेवलप करो और इसको बेचो। तो दैट ट्रांसफर इज गवर्न्ड बाय 45(5). क्लियर हो रहा है? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? क्योंकि 298 और 270 वाला जो अमाउंट है वो आगे का है। यस जब मैम। हमने ये फ्लैट आगे किसी और को बेचा। क्लियर? यस मैम। ये डेट हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? ये डेट हमारे लिए इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि मैंने सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन के पहले अगर बेचा है तो 45(5) में टैक्स अलग तरीके से निकाला जाता है, बाद में बेचा है तो अलग तरीके से निकाला जाता है। अब इस केस में हमने बाद में बेचा है, लेकिन ट्रांसफर वही वाला है कि मैंने मेरी लैंड मेरे डेवलपर को ट्रांसफर करी। तो सबसे पहले आएगा आपका सेल्स कंसिडरेशन। सेल्स कंसिडरेशन कितना आएगा? यहाँ पर अपने को रखना है जो मुझे लैंड ट्रांसफर करने के बदले में मिल रहा है। क्या क्या मिल रहा है मुझे लैंड ट्रांसफर करने के बदले में? कैश और काइंड में मिल रहा है। कैश और काइंड में मिल रहा है। कैश कितनी मिल रही है? 1 करोड़। हाँ, और काइंड में 3 फ्लैट। 3 फ्लैट्स जिनकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 25 जून को कितनी थी? क्या बोला है? देखो प्रोविजन में, ये देखो, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन
द डेट ऑफ इशू ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट। अब देखो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी 2 अलग करोड़ अलग दे के 51 रखी है, तो हम कौन सा वाला लेंगे? सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन के टाइम पे जो सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन के टाइम वाली। चलो देखते हैं। 2 करोड़ 51 लाख। 2 करोड़ 51 lakhs। तो ये हो गया हमारा 2 करोड़ 51 lakhs का सेल्स कंसिडरेशन, है ना, काइंड वाला। चलो अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 3 अलग अलग फ्लैट है। निकालो कितना आ रहा है? 7 करोड़ 53 लाख। है ना। अब इसमें लगाते हैं 1 करोड़ का प्लस, तो 8 करोड़ 53 lakhs का सेल्स कंसिडरेशन। कॉस्ट क्या लेंगे? लैंड कब खरीदी थी और कितने में खरीदी थी? तो कॉस्ट कितनी लेंगे अपन? याद है? 80,50,000। 7 को खरीदी थी लैंड। नहीं, लैंड कब खरीदी थी देखो, 14 14/7 को जुलाई। खरीदी थी। हाँ, और कितने में खरीदी थी? 80 लाख 50,000। 80,50,000। क्योंकि ये अपना शॉर्ट टर्म हो रहा है तो अपन इंडेक्सेशन नहीं लगाएंगे। चलो निकालो कितना आ रहा है? सेल्स कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट। हम्म 7 करोड़ 72 लाख 50,000। देखो ऑप्शन आ रहा है क्या? अच्छा, ईयर कौन सा आएगा? ईयर अपन ने इसलिए देखा, ईयर इन विच सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन इज रिसीव्ड, उस साल टैक्सेबल आएगी। सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन कब आया है अपना? 10 अगस्त। तो कौन सा ईयर हुआ? 21-22, है ना। चलो बोलो, तो क्या हो जाएगा? 772500 इन द प्रीवियस ईयर 21-22। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. यस मैम। चलो आंसर देख लेते हैं अपन, क्रॉस चेक हो जाएगा। सी। सी क्लियर? यस मैम। अब आ जाते हैं थर्ड। अब क्या बोल रहे हैं? डिटरमाइन द गेन लॉस इन दी हैंड्स ऑफ। अच्छा, अपन ने वो क्यों नहीं लगाया, इंडेक्सेशन क्यों नहीं लगाया? ये चीज भी ध्यान रखनी है कि कब इंडेक्सेशन लगेगा और कब इंडेक्सेशन नहीं Yes, लगेगा। ma'am. व्हेनेवर यू आर Not on सॉल्विंग एनी capital क्वेश्चन of ऑफ कैपिटल गेन, है ना, ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिटरमाइन द कैपिटल गेन लॉस इन दी हैंड्स ऑफ मिस्टर साक्षर इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल ऑफ 2 फ्लैट्स टू मिस्टर केविन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22। अब हम कौन सा वाला गेन निकाल रहे हैं? अब हम इस सेकंड वाले ट्रांसफर का, मैंने लिखा था अभी यहाँ पर कि 2 तरीके के ट्रांसफर हो रहे हैं। पहले हमने इसका गेन निकाला, अब हम इस वाले ट्रांसफर का गेन निकाल रहे हैं। ठीक है, चलो आ जाते हैं। तो सबसे पहले सेल्स कंसिडरेशन आ जाएगा। कितने में सेल करा है अपन ने? केविन को कितने में सेल करा है? Ma'am, 2 2 करोड़ crore 70 70 लाख lakhs. ईच। हाँ, वो सेल्स कंसिडरेशन है। और उसका वो देखो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 2 करोड़ 98 98 lakhs. 98 lakhs। तो अब देख लेते हैं क्या यूज करेंगे। यहाँ पर 50C लगा के देखो कि हमारा सेल्स कंसिडरेशन आएगा कि वो तो 10% का डिफरेंस है क्या? 270 प्लस 10% 297 97 आ रहा है। ज्यादा है, तो क्या पकड़ना पड़ेगा अपने को? 2 करोड़ 98 लाख लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पर? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इस प्लॉट की कितनी आ जाएगी हमारी? जो हमारा उधर हमने जितना सेल माना था, है ना, मतलब ये हमारे लिए सेल वैल्यू जितने की थी इधर, उतने का ही यहाँ पर कॉस्ट हो गया। एक तरीके से मुझे मिली कितने में? मैंने पैसे तो दिए नहीं है, लेकिन जितने की उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी वो मेरे लिए एक तरीके से क्या हो जाएगी? कॉस्ट, है ना। ये अगेन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के जो अपने स्पेशल प्रोविजंस हैं उनमें ये आपको कॉन्सेप्ट लिखा हुआ मिलेगा, अपने नोट्स में भी मिलेगा, मॉड्यूल में भी मिलेगा। लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2 करोड़ 51 लाख। तो 251 कितना आ जाएगा? I'm 94 lakhs.
हाँ, पर पहले एक का कितना आ रहा है, उसका आधा आ रहा होगा 47 लाख। 4 lakhs, इसको 7. मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, क्योंकि 2 फ्लैट्स थे, 94 लाख। देखिए पीछे चेक कर ले, थर्ड का डी ऑप्शन आप लोग यहाँ, चलो अपन इधर ही देखते जाते हैं साथ, थर्ड का डी। चलो परफेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं। मेन काफी सारी चीज हो गई, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है स्पेशल अग्रीमेंट में कि कब कौन सा सेल वैल्यू उठाना, कब कौन सा कॉस्ट। उसमें अगर कंफ्यूजन हो तो उसका बेस्ट वो क्या है, तरीका क्या है कि ये ध्यान रखो कि आप कब कौन सा ट्रांसफर डील कर रहे हो, है ना। जो ट्रांसफर डील कर रहे हो उसके हिसाब से कॉस्ट और उसके हिसाब से सेल्स वैल्यू आपको डिटरमाइन करनी है। चलो, व्हाट वुड बी द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर केविन। मिस्टर केविन कौन है, जिसने खरीदा है फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22। अब अपन ने सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, अब परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो मिस्टर केविन की सैलरी इनकम तो क्वेश्चन में गिवन है, कितनी दी है सैलरी इनकम, 30,50,000। 30,50,000 की उसकी सैलरी इनकम दे रखी है। इसमें से क्या माइनस कर देंगे अपन, स्टैंडर्ड डिडक्शन Standard माइनस deduction. कर देंगे। करेक्ट, 50,000 हो गया माइनस, बचा 30 लाख। कोई और इनकम यहाँ पर आ रही है क्या, देखो थोड़ा सा, ये की सिंपल सी चीज तो होगी नहीं कि क्वेश्चन में गिवन है और 30 लाख टैक्सेबल है। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है, हमेशा जो इंटरलिंक प्रोविजंस है, मैं जब जब क्लास में पढ़ाती हूँ तभी भी ये चीज बताती हूँ, एग्जाम में भी आपको ध्यान रखना है। सेल करते वक्त लैंड सेलर के ऊपर लगता है 50C, तो परचेजर पे कोई इम्प्लीकेशन आता है क्या, गिफ्ट है ना, 56,210 याद आ रहा है। Yes, ma'am. तो अब जो परचेजर है उसने चीज सस्ते में खरीदी, अगर बेचने वाले ने कम में बेचा तो खरीदने वाले ने भी तो सस्ते में खरीदा, तो उसके लिए एक तरीके से क्या हो गया, गिफ्ट हो गया। तो जो Yes. डिफरेंस आएगा, United डिफरेंस आएगा वो क्या हो जाएगा, गिफ्ट। तो कितने का आ रहा है डिफरेंस, निकालो। $28 लाख। और कितने फ्लैट्स थे, ये कैसे आया, 28 क्लियर हुआ है, Yes, ma'am. है ना। तो 86 लाख की हो गई इसकी टैक्सेबल इनकम, मतलब जितनी अपने पास इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से इसकी इनकम हुई 86 लाख। चलो फोर्थ का सीए क्या देख लेते हैं, Yes, ma'am. 4th का C है. सी है, चलो करेक्ट। अब आ जाते हैं लास्ट 1 to 5 करने थे ना, पांचवा वाला इसका आखिरी है। देखिए क्या पूछा है इन्होंने, 86। What would be the total deduction available under the relevant provisions of Income Tax Act to Mr. Sakshar for previous year 21-22 in respect of interest on loan taken from SBI? Again, step wise चलो। सबसे पहले तो अपन निकाल लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन है कितना, फिर देखते हैं कि उस पर डिडक्शन कितना अवेलेबल रहेगा। तो हमने लोन कब लिया है, क्वेश्चन कहाँ चला गया, देखो लोन लिया था हमने 1 जुलाई 2021 को 12% पर एनम, और लोन कितने का है, 35 लाख का, 35 लाख 12% पर एनम इंटू जुलाई, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, इंटरेस्ट का अमाउंट निकालो। 35 लाख पे 12% से 9/12 मतलब 9 मंथ्स का। 3,15,000. अब यहाँ पर क्वेश्चन ओपन है, क्या बोला है क्वेश्चन में कि द हाउस इज यूज्ड फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन। तो जब जब हम इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन की बात करते हैं, अगेन यहाँ पर इंटरलिंकिंग प्रोविजंस पे ध्यान देना है। तो हाउस प्रॉपर्टी तो अपने दिमाग में आएगा ही, मैम 80 TTB का 80 TTB उसका नहीं है, इंटरेस्ट का नहीं है। 80 TTB इंटरेस्ट ऑन एफडी वाला है, वो सीनियर सिटीजन का है। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन मैम आर नहीं, वो आप सेक्शंस पढ़ोगे अगर एक बार तो आपको सेक्शन नंबर्स याद हो जाएंगे। तो बेसिकली पहले मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि आपको क्वेश्चन में उन्होंने बोला है टोटल डिडक्शन। क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है, उन्होंने बोला है टोटल डिडक्शन, तो अपन को ये ध्यान रखना है कि पूरे इनकम टैक्स एक्ट में कहाँ कहाँ पर इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन की बात हुई है और क्या वो हमारे लिए एप्लीकेबल है, तो हमको वो सारे डिडक्शंस मिल जाएंगे। और उन्होंने अगर बोला है टोटल डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B, तो फिर हम स्पेसिफिकली किस पर फोकस करेंगे। ये कंफ्यूजन बहुत सारे केसेस में बच्चों को हो जाता है, क्योंकि जब हम हाउस प्रॉपर्टी, लोन, सेल्फ ऑक्यूपेशन ये सारे वर्ड्स पढ़ते हैं
तो बाय डिफॉल्ट अपने दिमाग में कौन सा हेड आता है, हाउस प्रॉपर्टी, और अपने दिमाग में पॉइंट आता है कि एसओपी है, तो मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट का डिडक्शन मैक्सिमम कितना मिलेगा, 2 lakhs. 2 लाख। तो हम बहुत बार क्या करते हैं, और ऐसे केस में आपको वो ऑप्शन भी दिखेगा मॉड्यूल में, ना ऑप्शंस में आपको वो ऑप्शन दिखेगा, क्योंकि उनको भी पता होता है स्टूडेंट्स कहाँ मिस्टेक करते हैं। जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, इसीलिए उनको ध्यान से पढ़ना समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपको ऐसा हो सकता है कि गलत आंसर हो, फिर भी ऑब्जेक्टिव में वो हमारा मैच हो जाए। जो दूसरे दो सेक्शन है हाउस लोन वाले, वो ईई और ईई ए होते हैं। तो अब अपन देख लेते हैं हाँ कि उनमें से कोई हमारे ऊपर एप्लीकेबल है क्या। तो देखो 80 में उसने बोला है लोन शुड बी सैंक्शन ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 16-17, और अपन ने कब लिया है लोन, 2021 में। 21 तो छोड़ ही देते हैं, है ना। अब ईई ए पे आ जाते हैं। ईई ए में मैक्सिमम डिडक्शन मिलता है 1,50,000 का, 1,50,000. ओवर एंड अबव मैम 2 24 lakh B। का डिडक्शन हटा के. हाँ तो 2 और मतलब टोटल 3.5 तक ले सकते हो। तो अगर ये मिल जाएगा तो अपना जो है वो 315 पूरा पूरा हम क्लेम कर पाएंगे। तो स्टैम्प ड्यूटी ऑफ द वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू 45 lakhs। देखें स्टैम्प ड्यूटी ऑफ वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 45 lakhs हो रहा है क्या, कितना दिया है स्टैम्प ड्यूटी ऑफ हाउस फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 47 lakh ऑक्यूपाइड 35 lakh, 80% ऑफ द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। तो ये 80% है, तो रिवर्स कैलकुलेशन करके हम निकाल सकते हैं कि हमारी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है, 43,75,000, मतलब 45 लाख से कम ही है. अंदर है। तो ये वाली कम। कंडीशन फुलफिल हो गई। लोन शुड बी सैंक्शन, ये भी फुलफिल हो गई, क्योंकि मार्च हमारे जुलाई 21 में लिया है हमने। शुड नॉट बी एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन 80 ये भी हो रहा है, हम ईई के लिए एलिजिबल नहीं है। इंडिविजुअल शुड नॉट ओन एनी रेसिडेंशियल हाउस ऑन द डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन, ये भी क्वेश्चन में उन्होंने क्लियरली लिखा है। Yes, देखो अपन ma'am. वापस से पढ़ते हैं, Does not own a है ना। house. ही डज नॉट ओन एनी अदर, मतलब ईई की सारी कंडीशंस भी फुलफिल हो गई। तो 24B में क्लेम कर लेगा वो 2 लाख रुपए, और ईईए में क्लेम कर लेगा वो बचा हुआ जो अपना बैलेंसिंग कराएगा 1,15,000 रुपीज। क्लियर हो रही है बात। Yes, तो ma'am. टोटल हम कितना डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, 3,15,000 तक का डिडक्शन हम क्लेम कर सकते हैं, मतलब पूरा डिडक्शन हम क्लेम कर सकते हैं। तो फिफ्थ का ऑप्शन होना चाहिए अपना यस मैम बी बी ऑप्शन है। है। चलो करेक्ट। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन। अब ये पांचों क्वेश्चंस अपने केस सिनेरियो पे बेस्ड थे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। मिस्टर राज एज 65 ईयर्स, ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। 65 मतलब सीनियर सिटीजन, इज अ सैलरीड पर्सन। Yes. He has taken life insurance policy on his major son's name on 1st of November 2014। LIP में डेट का ध्यान रखना है, ताकि Yes, परसेंटेज ma'am. ऑफ सम अश्योर्ड है ना, कब 10 होगा, कब 15 होगा, कब 20 होगा। द सम अश्योर्ड ऑफ LIP इज 16 लाख। तो इस केस में क्या आएगा अपना सम अश्योर्ड, 10% of sum assured is the maximum deduction which you can claim under 80C. And the premium payable is 1,70,000। तो 16 लाख हमारा सम अश्योर्ड है, इसका 10% ले सकते हैं, मतलब कितना ले सकते हैं मैक्सिमम 160। तो प्रीमियम है टोटल 170, तो 160 तक मिलेगा। और अगेन 80C की लिमिट क्या होती है, 80C सेक्शन की लिमिट क्या होती है डिडक्शंस में, 1,50,000। करेक्ट। तो अल्टीमेटली आपका डिडक्शन आकर कितने पे रुकेगा, 1,50,000 पर आके रुक जाएगा। अब क्या बोला है, ही हैज आल्सो टेकन अ मेडिकल पॉलिसी, मतलब एटीडी 10 लाख फॉर सेल्फ एंड हिज वाइफ ऑन 1st of November 21, मतलब इस साल। द मेडिकल पॉलिसी इज वैलिड फॉर 5 years एंड ही हैज पेड वन टाइम प्रीमियम ऑफ 1,80,000। नॉर्मली जो क्वेश्चंस मॉड्यूल में और इधर उधर दिए होते हैं, उसमें ऐसा होता है कि आप एनुअल प्रीमियम पे करते हो, मतलब 5 साल की पॉलिसी है और आप हर साल 20,000 पे कर रहे हो। यहाँ पर उन्होंने बोला है वन टाइम प्रीमियम, मतलब ये 180 अपन ने कितने समय के लिए दे दिया है, 5 years। पूरे 5 साल के लिए। मतलब 1 नवंबर 2021 से लेकर के 1 नवंबर 2026 तक का पेमेंट है ये। हम हमारे ईयर में पूरा 180 डिडक्शन के लिए एलिजिबल मान सकते हैं क्या,
क्या क्या ये 180 पूरा हमारे पीरियड से रिलेटेड है? हमारे पीरियड से रिलेटेड मतलब 1 अप्रैल 21 से लेके 31 मार्च 22, है ना? हम असेसमेंट ईयर 22 23 की बात कर रहे हैं, तो क्या ये पूरा हमारे पीरियड से रिलेटेड है 180? मैम पूरा पेड है ना? पे किया है, बट क्या हमारे पीरियड को रिलेट करता है? नो मैम। नहीं। तो हमने एक प्रोविजन पढ़ा है एटीडी में, आप मॉड्यूल देखेंगे तो आपको फिर से याद आएगा कि अगर ऐसा है कि हम लमसम प्रीमियम पे करते हैं, तो देन यू हैव टू ब्रेक इट डाउन एज पर द नंबर ऑफ इयर्स फॉर व्हिच इट इज वैलिड। तो अभी ये 1,80,000 जो है ये पूरे साल भर का है, तो एक साल का निकालें अगर हम, तो अमाउंट आता है 36,000। 36,000. और क्या पूरा एक साल का भी हम लोगों को कंसिडर करना चाहिए? नहीं। क्यों? क्योंकि पॉलिसी 1 नवंबर की है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा, नॉर्मल मैथ्स लगा के, कि जितने महीने इस पीरियड में आ रहे हैं उतने इस पीरियड में आएंगे। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, दैट इज 5 मंथ्स। कितना हो गया? 15,000. 15,000। और ऐसा उसकी वाइफ का भी, क्योंकि दोनों की है, उन्होंने लिखा है सेल्फ एंड वाइफ, तो 30,000 इसमें आ जाएगा, जो ये क्लेम कर सकता है। टोटल 30,000 है ना? क्यों? क्योंकि सीनियर सिटीजन है, तो इसकी लिमिट भी ज्यादा रहेगी। तो 80C में 150, 80D में 30, टोटल डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A कितना मिल जाएगा? 1,80,000। तो 1,80,000। देखो 6th का डी है क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आ रहा है समझ में? यस मैम। चलो अब आ जाते हैं 7th पर। Mr. Karan completed his MBA in April 2021 and joined XYZ Limited from 1st of May. बेसिक सैलरी दी है उसने 2,25,000 की, ठीक है, पर मंथ, ठीक है। तो मई से शुरुआत करी, मतलब सारा कैलकुलेशन 11 महीने का होगा। He is paid 12% of basic salary as DA। तो ये बेसिक हो गई, DA कितना हो जाएगा? 12% ऑफ बेसिक, मतलब 27,000। 27,000 है ना? ये मंथली लिख रहे हैं अपन। He contributed 11% of his pay and dearness allowance towards recognized provident fund and the company contributes the same amount। तो कितना गया है आरपीएफ को? 11% ऑफ 27,720। 2, हाँ, हाँ, 27,700. है ना? इतना ही एम्प्लॉय का भी और इतना ही एम्प्लॉयर का भी, है ना? Accumulated interest on the provident fund as on 31st of March is 49,325। मतलब 31 मार्च तक जो इंटरेस्ट अक्यूमुलेट हो चुका था वो कितना दिया है अपने को? 49,320. 325। What would be the income chargeable to tax under the head salaries if he does not offer 115 DSC? चलो एक एक करके चलते हैं। पहले तो बेसिक तो आएगा ही सही, चार्जेबल टू टैक्स, तो 2,25,000 मैं मंथली निकाल लेती हूँ, फिर लास्ट में अपन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना? डीए भी आएगा ही टैक्सेबल में, कितना है? 27,000। अब आरपीएफ के रूल्स अपने को थोड़े से रिकॉल करने पड़ेंगे। पीएफ में बहुत सारे अलग अलग रूल्स हैं, तो एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले तो हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं पीएफ में कितना हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर अपन मंथली कैलकुलेशन से नहीं निकाल पाएंगे। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन पर मंथ? 27,720 into 11, that is 304,920। इतना एम्प्लॉय भी कर रहा है, इतना एम्प्लॉयर भी कर रहा है। अब आरपीएफ में सबसे पहली चीज तो ये होती है कि एम्प्लॉयर अगर 12% से ऊपर करे, 12%. है ना, तो वो तो नहीं है, 11 ही हो रहा है, तो वहां पर तो बच गए। फिर इंटरेस्ट में भी 9.5. 9.5, वेरी गुड। तो अब अपन देख लेते हैं इंटरेस्ट रफली अपना कितने परसेंट से बैठ रहा है। निकालो इंटरेस्ट का परसेंटेज कितना आएगा। जो अपना कंट्रीब्यूशन है, मतलब अपने इंटरेस्ट रिवर्स कैलकुलेशन जैसा नॉर्मल अपन मैथमेटिक्स में करते हैं, इंटरेस्ट अपॉन जितना कंट्रीब्यूशन हुआ है साल भर में, दोनों का मिला के, तो 304,920 into 2 divide is equals to into 49325। तो 9.5 के अंदर आ रहा है। आया आपका इंटरेस्ट रेट, है ना? 8.8% के आसपास आएगा, 8.25 भी नहीं, 8% के आसपास आएगा। तो दैट इज अगेन लेस देन 9.5।
अब इंटरेस्ट के ऊपर हमारा जो टेबल था, क्लियर हुआ इंटरेस्ट कैसे निकाला है? Yes, ma'am. हाँ, इंटरेस्ट के टाइम पर हम लोगों ने एक टेबल पढ़ा था, अगर आप लोगों को थोड़ा सा रिकॉल हो रहा हो, उसके नीचे एक अमेंडमेंट था कि नॉर्मली तो ये इंटरेस्ट जो है वो एग्जेम्प्ट रहेगा, बट देयर इज अ प्रोविजन कि अगर हमारा कंट्रीब्यूशन जो है वो 2.5 लाख के ऊपर है तो फिर ये जो एग्जेम्पशन है ये हटा लिया जाएगा। क्या बोला है देखो, Yes, ma'am. है ना? However, the exemption under 10(11) or 10(12) would not be applicable in respect of income by way of interest. Interest की income पर accrued during the previous year to the extent it relates to the contribution made by employee. Employer contribution का तो सब फ्री है, वो तो अपन ने चेक कर लिया, 12%, 9.5% सब हमने देख लिया। Employee contribution अगर साल भर में 2.5 लाख के ऊपर है तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसका जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो हमारे हाथ में क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। और अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है तो फिर ये लिमिट 5 लाख की हो जाएगी। बट हमारे केस में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है कि नहीं? कर रहा है। कर तो रहा है। हमारे लिए लिमिट कितनी रहेगी? 2.5 लाख। 2,50,000। तो थ्रू 3 लाख मतलब 4,920 माइनस 2,50,000, जो एक्सेस कंट्रीब्यूशन है वो कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल नहीं हो रहा है, उस कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट टैक्सेबल हो रहा है। निकालो एक्सेस कंट्रीब्यूशन कितना है? 54,920. तो 54,920। मैम आप एक बार चेक कर लीजिए। 54,920 और सिर्फ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पे टैक्सेबिलिटी आएगी, तो इसलिए अपन इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। 54,000, हाँ 54,920 इंटरेस्ट आप प्रोपोर्शनेट मेथड से निकाल सकते हो। तो कितना आएगा इंटरेस्ट अपना? जो भी अपन ने परसेंटेज निकाला उसके हिसाब से अगर अपन कैलकुलेट करते हैं 4438 आ रहा है अपना। डेसिमल्स की वजह से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, अगर आप चाहो तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो 49,325 डिवाइडेड बाय 304,920 into 2 divided equals to multiplied by 49,325 into 54,920। तो एग्जैक्ट आंसर आएगा 4442। ठीक है, एग्जैक्ट इंटरेस्ट का जो अमाउंट आएगा, ये कैसे निकाला मैंने? 49,325 अपॉन टोटल अपना और एम्प्लॉय का, क्योंकि वो तो दोनों उसमें गया कंट्रीब्यूशन। तो 304,920 into 2 into 5490 प्रोपोर्शनेट मेथड बेसिकली। तो 4442 आ रहा है, इसको भी यहाँ पर जोड़ देंगे अपन। तो इसको करते हैं पहले मल्टीप्लाई, क्योंकि ये 4442 तो एनुअल है। 27,000 that is 2,52,000 into 11, 27,72,000 plus 4442, 2776,442। अब इसमें से कर देते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस, देखिए ऑप्शन है क्या? 2726,442। देखो मैच करके एक बार। 7th का क्या आ रहा है? 7th का ए आ रहा है। ए है, आया समझ में? Yes, ma'am. है ना? चलो लास्ट ऑब्जेक्टिव पर आ जाते हैं। मिसेस काजल, द जनरल मैनेजर ऑफ मेसर्स गोल्ड लिमिटेड was paid a salary of 4,50,000 per month. The above salary includes non-monetary perquisite of 50,000 per month as per the terms of employment. The tax on non-monetary perquisite is to be borne by Messrs Gold. मतलब कौन पे करेगा उस टैक्स को? Employee. गोल्ड मतलब कंपनी बियर करेगी, एम्प्लॉय बियर नहीं करेगा, है ना? Messrs Kajal's contribution to PPF is 1.5 lakh. What would be the amount of tax to be deducted if she intimated Messrs Gold to opt for the provisions of 115BC? Very simple question. आपको सिर्फ टैक्स निकालना है। सैलरी में टीडीएस का कोई रेट नहीं होता है ना, हमने पढ़ा है। So basically whenever you are supposed to deduct tax on salary of any employee, what do you do? आप पूरा अमाउंट लेते हो, मतलब पूरा इनकम निकलोगे, उस पे टैक्स कैलकुलेट करोगे और जितना टोटल टैक्स है वो डिडक्ट हो जाता है। सैलरी वालों का पूरा टैक्स एम्प्लॉयर ही डिडक्ट कर लेता है। तो अब इसकी सैलरी कितनी आ रही है? देखो 4.5 लाख इंटू 12 कितना आएगा? 54 लाख।
अब इस पर आपको बीएसी 1.5 लाख का डिडक्शन नहीं मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि हम बीएसी ऑप्ट कर रहे हैं। इस पर निकालो टैक्स एज पर बीएसी, तो वही 2.5 लाख तक 0, फिर 5%, फिर हर बार 2.5 लाख से स्लैब बढ़ेगा और 5% से आपका टैक्स का रेट बढ़ेगा। इसमें भी आप चाहो तो फिगर ध्यान रख सकते हो कैलकुलेशन को स्पीड अप करने के लिए कि अप टू 15 लाख, 15 लाख के ऊपर तो अपना 30% होगा ही, है ना। स्लैब क्या होता है, 0 से 2.5, 0, फिर 2.5 से 5, 5%, 5 से 7.5, 10, 7.5 से 10 लाख, 15, देन 20, 25 एंड मोर देन 15 लाख हमारा स्लैब होता है 30%। तो अप टू 15 लाख हमारा टैक्स बनता है 187500। यू कैन क्रॉस चेक इट वंस इन योर कॉपी। एंड मोर देन 15 lakhs पर हमको क्या लगाना है, 30%। जैसे हम उसमें भी करते हैं ना, 10 lakhs हटा देते हैं, फिर 112500, फिर उसमें 10 लाख का 30% ऐड कर देते हैं। वही चीज हम यहाँ पर भी कर सकते हैं कैलकुलेशन को थोड़ा सा स्पीड अप करने के लिए। हाँ, अगर यही क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आए तब तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, बट अगर ऑब्जेक्टिव में आ रहा है तब हम ये कर सकते हैं कि कैलकुलेशन को थोड़ा सा स्पीड अप करने के लिए डायरेक्ट फिगर रख लें। ये क्लियर हुआ मैंने कैसे निकाला? रिपीट कर दीजिए ये। सॉरी, ये रिपीट कर दीजिए एक बार। हाँ, तो अपन ने क्या करा, 15 लाख तक जितना टैक्स है वो कैलकुलेट कर लिया, और फिर मोर देन 15 लाख पे तो पूरे पे 30% है, तो मोर देन 15 लाख मतलब 54 lakhs माइनस 15 lakhs पर 30% निकाला, 11,70,000। और अप टू 15 लाख जो स्लैब था, 0 से 2.5, 2.5 से 5, 5 से 7.5, उस पर जो इंटरेस्ट आ रहा था वो हमने निकाल दिया। तो टोटल करके हमारा वो कितना आ रहा है टैक्स, 1357500। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। अब क्योंकि मेरी इनकम 50 लाख के ऊपर है, ये चीजें हम कभी कभी भूल जाते हैं एग्जाम में, ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको सबको पता है कि 50 लाख के ऊपर क्या लगेगा, सरचार्ज। सरचार्ज। वेरी गुड। और किस रेट से लगाऊं, एट द रेट 10%। किसका, टैक्स का। तो 1357500 प्लस 10%, तो सरचार्ज जोड़ के आ जाएगा 1493250। और फिर इस पे लास्ट में क्या जोड़ना है, सेस। निकालो टोटल, 1552980। चलो यहाँ तक एक बार आप लोग खुद सॉल्व करो पूरा, देखो टैक्स कैलकुलेशन में कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं आ रहा है। So this is the total tax to be paid by, what is the name of the employee, Mrs. Kajal, है ना, 1552980। अब देखो क्वेश्चन में बोला है कि 4.5 लाख की सैलरी में से 50,000 जो है वो नॉन मॉनिटरी परक्विजिट है, जिसपे टैक्स बियर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, एम्प्लॉयर की। तो वो हम उसकी सैलरी में से डिडक्ट करेंगे क्या, नहीं। सो 152,980 जो हमने निकाला, अपन को टैक्स तो पूरा निकालना पड़ेगा कि इसकी टैक्सेबल वो कितनी है, लायबिलिटी कितनी है, लेकिन उसमें से जो पोर्शन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट को रिलेट करता है वो हम टीडीएस में नहीं डालेंगे, वो एम्प्लॉयर खुद बियर करेगा। तो इसके दो पोर्शन हो जाएंगे, एक 4 लाख का प्रपोर्शन मतलब 4,50,000, और एक 50,000 अपॉन 450। ये जो अमाउंट है ये एम्प्लॉयर बियर करेगा, और ये जो अमाउंट है ये उसकी सैलरी में से टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। तो अपन निकाल लेते हैं 1552980 डिवाइडेड बाय 450 मल्टीप्लाइड बाय 4 लाख, 1380427 टोटल अपने को टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा। देखें यही है आंसर 8 का। यस मैम। है ना। तो ये क्यों अलग करा, क्योंकि नॉन मॉनेटरी परक्विजिट पर टैक्स कौन बियर कर रहा है, एम्प्लॉयर, है ना। अदरवाइज अगर ये नॉन मॉनेटरी परक्विजिट वाली चीज नहीं होती, सिंपल चीज होती, तो हमारा नॉर्मल जो ये अमाउंट है यही पूरा क्या हो जाता, टीडीएस जैसे डिडक्ट हो जाता। तो अब होगा क्या, एक्चुअली ये 138 वाला जो फिगर है ये आपकी सैलरी में से काटा जाएगा, और बाकी जो बचता है 1559280 वो 172,553 ये एम्प्लॉयर खुद से जमा कर देगा सरकार को आपके बिहाफ पर। गेटिंग द पॉइंट। चलिए, सो यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है इनकम टैक्स का वो हम लोगों ने आज डिस्कस किया। नाउ आई वुड सजेस्ट यू आल्सो वंस सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस
फिर भी अगर आप लोगों को कहीं पर भी कोई डाउट आता है तो फील फ्री टू डिस्कस। आगे के जो क्वेश्चंस हैं मतलब हमारे सब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस हैं वो भी आप लोग खुद से सॉल्व करके देखें। कहीं पर आपको कोई इश्यूज आते हैं तो बिल्कुल हम लोग उसको डिस्कस कर सकते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको सॉल्यूशन की दिक्कत नहीं आएगी, ऑब्जेक्टिव में सॉल्यूशंस नहीं होते हमारे पास, मतलब प्रोसेस नहीं पता होती है, सिर्फ ABCD पता होता है। यहाँ पे वो दिक्कत नहीं है, बट सब्जेक्टिव में हमको ध्यान रखना है मेनली प्रेजेंटेशन के ऊपर कि कहाँ पर नोट देना है, कहाँ नहीं देना है, नोट्स में कितना लिखना है। इंपॉर्टेंट चीजें लिखें सिर्फ हर वर्किंग नोट में, कि सेक्शन शॉर्ट में समझा दे कौन सा सेक्शन है और हमारे केस में उसकी क्या एप्लीकेबिलिटी है। तो हर इंपॉर्टेंट जो आपका एस्पेक्ट है उस पर एक वर्किंग नोट आपको आंसर्स में देना रहेगा। तो ये आपका पूरा सब्जेक्टिव पार्ट वहां पर कवर हो जाएगा। तो पहले ऑब्जेक्टिव अच्छे से कंप्लीट करके रखें, कहीं पर भी कोई डाउट होता है तो फील फ्री टू डिस्कस।